अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल और हम आज मौजूद हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट पैनल के साथ और बड़ा की इशू जो हम आज डिस्कस करेंगे विच इज़ टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और इस पे बात करने के लिए हमारे जो आज के मेहमान मौजूद हैं वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं टैक्सेशन के सिस्टम को, और जो करंट सिनेरियोज जा रहे हैं टैक्स के जो पाकिस्तान में टैक्स के ऑर्डिनेंस 2001 जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था जुलाई 2002 में, और तब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कितना इफ़ेक्टिवली चल रहा है और किस तरह से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकेंगे, और जो अभी 2020 और 2021 के टारगेट्स हैं टैक्स के उनको हम किस तरह से मीट करेंगे और किस तरह से इफ़ेक्टिव कलेक्शन हो सकती है, उसके लिए कौन से की पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि टैक्स की जो फेयरनेस और एडिक्वेसी है उस पर टैक्स के सिस्टम को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जो ईज़ है वो किस तरह से मुमकिन है। सो आपको मिलवाते हैं हमारे जो आज का पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमारे आज के पहले मेहमान सुहेल लाशारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट LCCI हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जी चेयरमैन पियाफ और फॉर्मर SVP भी रह चुके हैं मियां नौमान कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे आज के तीसरे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो जी पंजाब के कोऑर्डिनेटर भी हैं FPCCI के लिए, और उसके साथ साथ जी फॉर्मर प्रेसिडेंट LCCI मियां मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। और जी हमारे लास्ट नॉट द लीस्ट एंड वेरी की गेस्ट फॉर टुडे who is the vice president for FPCCI, और उसके साथ साथ जी वो चेयरमैन हैं हाईटेक ग्रुप के और जोनल हेड भी हैं पंजाब के। सो मिलवाते हैं आपको डॉक्टर अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ अस। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ये गुड। डॉक्टर साहब वेलकम ऑन द शो। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है विच इज़ अबाउट द टैक्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सो हाउ डू यू सी कि ये जो पाकिस्तान में हमारा अभी करंटली जो सिस्टम चल रहा है ये कैसा है और कितना इफेक्टिव जा रहा है? देखें जी, बात ये है कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो सक्सेसफुली टेस्टेड भी हो चुकी होती हैं हमारे सिस्टम में जी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो सिस्टम ऑलरेडी टेस्टेड सक्सेसफुली हो चुका हो जी हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जी। मैं रेफ़र करूँगा कि मैंने अपने 40 साल बिज़नेस की जो है ना, मेरा जो तजर्बा है इसमें पाकिस्तान में जो बेस्ट एरा मैंने देखा है ना, वो देखा है अब्दुल्ला यूसुफ साहब जब थे ना FBR के चेयरमैन। जी जी। अभी पिछले दिनों मेरी उनसे बात भी हुई फ़ोन के ऊपर। जी उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना एक रिजीम इंट्रोड्यूस करवाई थी इन माय एक्सपीरियंस। जी। वो ये थी कि उनका ये कहना था कि जब तक हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है जी और एक्सपोर्ट कम है, हाँ जी। उस वक्त तक हम अपना जो स्ट्रक्चर है ना पूरे का पूरा वो हम इंपोर्ट के ऊपर इस तरह करें सेट कि उसमें रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा भी हो और टैक्स गुजार जो है ना वो कंफर्टेबल फील भी करें। जी। मेनली उनकी जो थी ना, जो स्पिरिट थी ना, जो जिस वो फिलॉसफी वो काम करते थे जी। उनका ये था जी कि आप मैक्सिमम जो है ना फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी रिजीम रखें, मैक्सिमम जो है ना जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर, जी डॉक्टर साहब। और विद द ऑप्शंस ऑफ नो रिफंड एंड नो ऑडिट। वो मेरे सामने, हमारे सामने कलेक्टर्स वगैरह मेंबर्स को बुला के कहते होते थे, कहते इनको काम करने दें, इनको किताबों से निकालें, जितना जो भी इनसे लेना पोर्ट पे ले लो, ख़त्म करो कहानी आगे। जो है ना अब सेल टैक्स को उन्होंने, मेरा अपना ताल्लुक एडिबल ऑयल से भी है, हम ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारे ऑयल सीड को करके ना जी कि वहाँ फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी GST कर दी, और उन्होंने इस स्ट्रेटजी के तहत एक तो हम लोग इतने ज़्यादा उनके हम ममनून थे, सारी इंडस्ट्री ने उनको सैल्यूट किया बाकायदा तौर पे, और रेवेन्यू जो था ना विद इन 2 ईयर डबल हो गया था, हमारे सेक्टर का डबल हो गया था, घी का और ऑयल सेक्टर का। बल्कि यहाँ तक हुआ था कि उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने फिर ना पहले GST को किया फुल एंड फाइनल, फिर उन्होंने इनकम टैक्स को भी शुरू कर दिया करना। इनकम टैक्स के बारे में ना जब वो फर्स्ट टाइम
وہ کہتے جی نیکسٹ میٹنگ ہوگی ہماری 10 دن کے بعد, تو میں آپ کو انکم ٹیکس میں بھی یہی رجیم لائے. ہم نے کہا ٹھیک ہے لے آئے. اس وقت جو منیمم جو ٹیکس چل رہا تھا نا, وہ اپنی طرف سے اس سے ڈبل لے کے آئے کہ میں ڈبل ان سے بولوں گا تو یہ کہ درمیان میں بارگین ہو جائے گی تو انڈسٹری کا اور میرا پیچ اپ ہو جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک. وہ اگلی میٹنگ جب ہوئی, جو نمبر انہوں نے بولا نا پرسنٹیج کا, انہوں نے کہا جی اتنے پرسنٹ, ہم نے دوسری بات ہی نہیں کی ان کے ساتھ. ہم نے اٹھ کے ان کو سلام کیا, ہاتھ ملا ان کے ساتھ. وہ ہی بیکیم ایموشنل, اور انہوں نے سچ مچ اپنے پورے سٹاف کو نا جھاڑ پلائی. انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ ہیں قوم کے ٹیکس پیئر, ہم ان سے لینا نہیں چاہتے صحیح طریقے سے. یہ ڈبل, اور وہ ڈبل تھا, یعنی جو ہمارا منیمم تھا نا جو اس سے وہ ڈبل انہوں نے بولا تھا. ان کا خیال تھا کہ 1.5% میں فیصلہ ہو جائے, ہم نے ڈبل ہی مان لیا. اور اگلے سال کا ریونیو ڈبل ہو گیا. اور ساری ہماری انڈسٹری, اور دیکھیں یہ جو ہمارا جو سیکٹر ہے نا ایڈیبل آئل کا اور آئل سیڈ کا, یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹ اور ان لینڈ ریونیو جنریشن بل ہے اس کا, آفٹر کروڈ آئل. یہ سب سے بڑا سیکٹر ہے. اور اس ایک سیکٹر کو A1 گو میں انہوں نے ریونیو بھی ڈبل کیا تھا. اینڈ آل آف اس وی ور ڈیم ہیپی. انہوں نے کہا کتابیں بند کرو, اور کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے جانے کی, نہ ان کے آڈٹ کریں نہ ان کو ریفنڈ دیں. اب جی ایس ٹی کا نظام اتنا پیچیدہ ہے, جان بوجھ کے اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے, اس کے اوپر میں کہتا ہوں کوئی کمانڈ حاصل کرنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک. کبھی وہ اپورشنمنٹ کرنی ہے, کبھی آپ نے ان پٹ آؤٹ, اتنا آپ جو ہے نا فل اینڈ فائنل وہاں لے کر لیں. ایڈمنسٹریٹو ایز کیسے لے کے آ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس میں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی یعنی میری بات, میں نے بتایا نا میری بات ہوئی ان کو, میں نے کہا پوچھا سر, میں نے پہلے ایک دفعہ بات کی, ایک اور ہمارے بڑے سینئر دوست بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دور اور تھا. میں نے اسپیشلی میرے اور عبداللہ یوسف صاحب کے کامن فرینڈ میرے پاس آئے دفتر, میں نے اسپیشلی میں کہا یار بات کرو. میں نے عبداللہ یوسف صاحب سے بات کی, میں نے کہا یار اس طرح کچھ زیادہ سیانے دوست ایک دو تھے, ان سے میں نے کہا جی کہ آپ والا رجیم ہم لے آئیں, تو انہوں نے مجھے یہ کہا جی آپ وہ دور نہیں ہے. تو میں نے عبداللہ یوسف دوبارہ پوچھا, وہ میں نے کہا کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ والی جو ہے جو پالیسی ہے وہ ابھی بھی وہ کہتے اب تو زیادہ اپلیکیبل ہے, کیونکہ اب جو ہے نا آپ کے کیوں نہیں کر رہے. میں کیوں کا جواب بڑا جو ہے نا وہ دردناک. ڈاکٹر صاحب آپ بیسیکلی وائس پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں وہ بات یہ ہے, بات سمپل سی ہے, دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ ان کا جو تھا نا عبداللہ یوسف کی, ان کی اسپرٹ یہ تھی کہ جو ایف بی آر ہے نا اس کی اتھارٹی کو منیمائز کریں, لیکن راستہ وہ رکھے کہ ریونیو کم نہ ہو. انہوں نے ریونیو ڈبل کر کے, اور جو تھی ایف بی آر کی فیدر کلپنگ ایسی کر دی تھی کہ میرے ساتھ والے گھر میں ایک کلیکٹر رہتے تھے, وہ 4 سال کی ڈیپوٹیشن لے کے ایران چلے گئے تھے. اب آپ کو پتا ہے کلیکٹر کا ڈیپوٹیشن پہ جانا اور ایران جیسے ملک میں جانا کیا مطلب رکھتا ہے. تو یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے, دیکھیں نا اب ریسنٹلی کیا ہوا, ابھی یہ جو بجٹ گیا ہے اس میں اگر غور سے دیکھیں, بظاہر اس میں کیا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بڑی کوئی ٹیکسیشن نظر نہیں آ رہی, ٹیکسیشن, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں جو بیوروکریسی کی انوالومنٹ, ان کی اتھارٹی جو ہے نا انٹرفیئرنس, وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور وہ اگر آپ ہر سیکٹر کو الگ الگ سے دیکھیں گے, اس میں جو ایز ٹو ڈو بزنس ہے نا وہ اتنے برے طریقے سے ہرٹ ہوا ہے. میں اپنے سیکٹر کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, کہ ہمارے سیکٹر میں یہ تھا, جی ایس ٹی کو تو چھوڑ دینا وہ لمبی کہانی. انکم ٹیکس ہمارے یہ تھا کہ ایک روٹین کے تحت جو تھا نا ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ایٹ دی ٹائم آف جو تھا نا امپورٹ اویلیبل تھا. اب انہوں نے کیا جی ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے ایٹ دی ٹائم آف امپورٹ 2% آپ نے ایڈوانس انکم ٹیکس ڈپازٹ کرانا ہے. پہلی تو بات یہ دیکھ لینا کہ امپورٹر کی وہ کاسٹ بڑھ گئی, کیونکہ اس کا فیصلہ تو اینڈ میں جا کے ہونا نا جب اس نے ریٹرن جمع کرانی ہے. اچھا اس کے بعد ہمارا جو ہے نا سیل اینڈ پہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا 1.5 ہائیسٹ ٹرن اوور ٹیکس ہے دنیا میں. کہیں یہ میرے علم کے مطابق ٹرن اوور ٹیکس بہت ساری دنیا میں ہے ہی نہیں, اور جہاں کہیں اگر ہے بھی تو اتنا ہائی کہیں بھی نہیں. 1.5% جو ہوتا ہے نا یہ ہائی ٹرن اوور, اور جو خاص طور پہ جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری, اس کے لیے یہ ہائیسٹ ہے, یہ لیتھل ہے, کلنگ لیول ہے. یہ میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ یہ کلنگ اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں ایگریکلچر کراپس جو ہے نا جہاں ٹریڈ ہوتی ہے نا, وہ غلہ منڈیوں میں ٹریڈ ہوتی ہے, وہاں پورا جو انکم ہوتی ہے نا جو جیسے آڑتی ہم کہتے ہیں, اس کی 1% ہوتی ہے, اور آپ 1.5% اسے ٹیکس لے رہے ہیں ٹرن اوور ٹیکس, اس کی انکم سے 1.5 گنا زیادہ ٹیکس ہے اس کا.
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے. میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا اس میں کمپلیکیشن کیا ہوگی, جب ہم 2% دیں گے نا امپورٹ پر اور 1.5 دیں گے ٹرن اوور پر, تو ہمارا ریفنڈ نکل آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ محمد علی میاں صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اپیرنٹلی تو یہ بڑا ایز سین نظر آ رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں بڑی کمپلیکیشن ہے ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر اس بجٹ کو ہم دیکھیں تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکس سسٹم آف پاکستان, جی میں سمجھتا ہوں یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ آپ 10 گھنٹے بولتے رہیں جی اور پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے. پہلی بات تو یہ ہے. okay. اور ٹیکس سسٹم کا ایک ہی شروع سے جب یہ ایوب خان کی گورنمنٹ تھی, جب صحیح معنوں میں پاکستان کی اکانومی کا کچھ بوسٹ اپ شروع ہوا, اس سے 60 سے لے کے اب تک ہماری ٹیکس سسٹم کا ٹارگٹ کیا رہا ہے یا کس نیت سے وہ یہ ٹیکس سسٹم بناتے ہیں. ایک براڈ وہ اس نیت سے شروع کرتے ہیں ٹیکس سسٹم کو بنانا یا قوانین کو ڈیوائز کرنا کہ جو ٹیکس مشینری ہے وہ بالکل 100% فرشتے ہیں, ایماندار ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں, اور جو بزنس کمیونٹی ہے جو ٹیکس پیئر ہے اس میں سے شاید کوئی بھی جو ہے نا آنیسٹ نہیں ہے, اور اس سے آگے آگے جو بھی لفظ استعمال کرے تو یہ تو ایک بیسک کنسیپٹ رہا ہے یا نیت رہی ہے ٹیکس مشینری کو یا ٹیکس سسٹم کو بنانا. جی اس کی مثال ایسی ہے کہ 60s میں جب یہ انڈسٹری ہمارے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی تھی, پاکستان میں انڈسٹری کا ایک میکسیمم جی ڈی پی گروتھ تھی اس میں, اس وقت بھی جو سسٹم تھا ہمارا انڈسٹری کا ٹیکس کا وہ پرمٹ بیس تھا, کنٹرول تھا بیوروکریسی کا یا محکمے کا کہ لائسنسز ایشو ہونے آپ فری بزنس ہی کر سکتے ہیں, آپ کو پرمٹ ایشو ہونے ہیں امپورٹ کے بھی ایکسپورٹ کے بھی لوکل بھی کام کرنے کے, آپ نے اس طرح کنٹرول کیا گیا تھا. یہ چلتا رہا سسٹم نا, اور بہت کنٹرول, آپ بزنس بھی کھل کے نہیں کر سکتے انڈسٹری بھی لگا سکتے. پھر ایک نیا ٹرنیور عالمی ایک نیا سسٹم بنا, 70s سے شروع ہوا, 80s میں اس کی تشہیر کی گئی اور ابھی تک وہ چلتا رہا تقریباً 19th سینچری کے آخر تک. وہ تھا گیٹ اور WTO. یہ ایک نئی رجیم آئی, انٹرنیشنل لیول پہ آئی, اور اس کا کرکس یہ تھا سسٹم کا, ٹیکس سسٹم کا بیسیکلی ہر ملک کا, خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز تھی یہ ان کے لیے تھا کہ کنزیومر کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں سے سستی چیز ملے وہ پرچیز کرے. تو جو پاکستان کی طرح باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے ہائی ٹیرف کے ذریعے اپنی امپورٹس کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن تھی. ایک سلیش میں 2 3 4 5 سال یہ کمپین چلی بہت زیادہ. WTO گیٹ کیجیے, آپ جو فنش گڈس کے اوپر آپ ڈیوٹیز کرٹیل کریں, جو چیز آپ کے ملک میں بنتی ہے اور جو سستی باہر سے آتی ہے, کنزیومر کا حق ہے سستی چیز باہر سے لے. اور وہ ایک بالکل ہی جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو گروتھ تھی اس کے اوپر ایک اسٹگما لگ گیا, اس کو بریک لگ گئی کہ پھر وہ انڈسٹری کسی ملک نے اگر کیا ہے اس میں گرو کیا ہے تو اس نے اپنے راستے نکالے. ادروائز یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی ہار تھی جو کہ پاکستان کی طرح تمام ملکوں میں یہ کی گئی. اب جب وہ ایک فلڈ ہو گیا امپورٹس گوڈس کا, آپ کی سے لے کے اور مرغیوں کی خوراک, اور مرغیوں کے لیے سوری ڈاکٹر صاحب ڈاگس کی خوراک اور بلیوں کی خوراک کا امپورٹ ہو رہی تھی, تو یہ ساری انٹرنیشنل وہ WTO کا ایک ملٹی نیشنل کی سپورٹ کے لیے ایک سسٹم تھا. اور وہ سسٹم جب بڑھا تو پھر جو بیلنس آف پیمنٹس تھے ملکوں کے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے, اور جب خراب ہونا شروع ہو گئے IMF انٹر ہوگا اور پھر ان ملکوں کو جو ہے IMF کی انٹری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں ان ملکوں کو جکڑنے کے لیے, مزید ان سسٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے IMF لونز دیے اور لونز کے اوپر پھر اگلی کہانی شروع. اپیرنٹلی تو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے آئے. اب ہمارا کام کیا تھا, جو اگر سنسیئر ہیں جو پالیسی میکر ہیں, ٹیکس جو کہ پالیسی بناتے ہیں, ہماری پارلیمنٹ تو شاید اس قابل ہے نہیں, ابھی تک نہیں رہی, مجھے تو نہیں پتا ہماری پارلیمنٹ میں کتنے جو ٹیکس اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں, کتنے پالیسی میکر بیٹھے ہیں جو کہ پالیسی بناتے ہیں, بیوروکریسی اور ٹیکنیکل بناتے ہیں, اور ان کی جو ایک پرائورٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ کس طرح کنٹرول میں رکھی. آپ کوئی آپ دیکھیں 80 سے پہلے 90 سے پہلے جو مین ٹیکس تھا ریونیو کلیکشن کا 60% پلس وہ انکم ٹیکس تھا. 90 کے بعد ڈائورشن چینج ہوئی, انٹرنیشنل چینج ہوئی,
क्योंकि भाई ये तो टैक्स निकलता बड़ी मुश्किल से है, इजी क्या कि आप सेल टैक्स ले हैं, तो सेल्स टैक्स मीन कि एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री उन्होंने सेल टैक्स देना है। अब सेल टैक्स आपका मेन टैक्स है, इनकम टैक्स भी चला गया, और सेल टैक्स के अंदर जो कबाहतें हैं वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जो बहुत छोटी बात की है उसको शायद अल्लाह भी अभी ना समझ सके कि सेल टैक्स के सिस्टम जो 10 किस्म के तकरीबन विद होल्डिंग टैक्स 8 किस्म की उसमें रेशो है, 0.5% काटना है, 2% काटना है, 6% काटना है, फिर आपने किस से कितनी एडजस्टमेंट लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया, वक्त तो पहले भी आया हुआ था कि ये जो टैक्स सिस्टम हमारा है ये 1-2 टर्न्योर आए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कि उन्होंने टैक्स को ग्रोथ बेस्ड रखा है कि आप इंडस्ट्री को ट्रेड को ग्रोथ दें फिर टैक्स कलेक्ट करें। ये बेसिक चीज़ें ये होती है दुनिया की तरक्की की है। हमारे यहाँ जो टैक्स पॉलिसी बनती रही है, सिस्टम बनता रहा है, वो टारगेट बेस्ड बनता रहा है कि हमने 500 ट्रिलियन हमने टैक्स को इकट्ठा करना है, किस तरह करना है, चाहे वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही आपके टैक्स पेयर नहीं भर रहे, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से लेना है, किस तरह लेना है, आपने डिस्क्रिशनरी पावर से लेना है। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड टैक्स पॉलिसी बनती है उसी से टैक्स आएगा, डिस्क्रिशनरी पावर कम होगी उससे टैक्स ज़्यादा आएगा। मिसालें डॉक्टर ने दे दी हैं। अदरवाइज मौजूदा सिस्टम और आज तक जो सिस्टम रहे हैं वो डिस्करेज करने के लिए, करप्शन को बढ़ाने के लिए और बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद अली मियाँ साहब और डॉक्टर अरशद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ हमारे जो बाकी मेहमान मौजूद हैं, लाशारी साहब और मियाँ नोमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनेंगे राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और किस तरह से हम इसको ईज आउट कर सकते हैं। सुहेल लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। उनसे पूछते हैं कि सर आप इसको किस तरह से देखते हैं, और ये जो अभी हम लोगों की एक लॉन्ग डिस्कशन चल रही थी, क्या इतनी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना और इसमें से निकलना, इसका क्या हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त और आपके मेहमान मियाँ मोहम्मद अली और डॉक्टर अरशद साहब ने टैक्सेशन की कुछ आपको हिस्ट्री बताई, कहाँ से हम चले और कहाँ तक हम पहुँच गए। अब मसला ये है कि जो चीज़ गुज़र गई वो वापस नहीं आ सकती। अब हमने आगे कैसे जाना है और हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि आज की इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के दौर में अगर हम उसी दौर में फंसे रहेंगे तो शायद तरक्की की वो मंजिलें इवन इन टैक्स कलेक्शन हम वो नहीं हासिल कर सकेंगे जो हमारे हदफ हैं। अब भी इस बजट में भी हमने अपना बजट जो है पिछले कलेक्शन से भी तकरीबन 1.05 ट्रिलियन ज़्यादा कर दिया है। तो वो अब ये कैसे हासिल होगा? दरअसल बात ये है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तो बहुत बात करते हैं, मगर ईज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो है इस पे हमने अभी तक कभी बात नहीं की है। तो बात ये है कि हमें बड़े सीरियस रिफॉर्म्स FBR और टैक्स कलेक्शन में लेके आने चाहिए, क्योंकि उसके अलावा जैसे आपको बताया कि सेल्स टैक्स में क्या कॉम्प्लिकेशन है, इनकम टैक्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक वन सिंगल फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म होना चाहिए टैक्स के लिए। और उससे जो पहली बात है वो ये है कि जब तक हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत बिजनेसमैन पे ट्रस्ट नहीं करेगी और बिजनेसमैन उसी तरह इन रिस्पॉन्स इवन टैक्स कलेक्टर्स पे एतबार नहीं करेगा और वो उनको कहेगा कि जी वो राशि हैं, हम वो कहेंगे जी हम टैक्स पूरा नहीं देते, तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता। तो बुनियादी बात ये है कि टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए जाएं, टैक्स के स्लैब्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम किए जाएं, टैक्स बेस बढ़ाया जाए। हम बहुत बात करते हैं कि जी टैक्स बेस बढ़ाया जाए, तो वो कैसे बढ़ेगा? जैसे मियाँ मोहम्मद अली साहब ने कहा कि टैक्स बेस तभी बढ़ेगा जब बिज़नेस बढ़ेगा, और अगर उसी बिज़नेस को आप स्क्वीज़ करते रहेंगे तो फिर ये कोहेसिव एटीट्यूड हो जाता है, और फिर आप ज़बरदस्ती लेने की जब कोशिश करते हैं तो वहाँ रिजेंटमेंट पैदा होती है, और इसीलिए आपके वो टैक्स के हदफ पूरे नहीं होते, और इसीलिए फिर टैक्स अवेजन होती है कि जिस बंदे ने 100 रुपये टैक्स देना होता है वो 50 रुपये देता है कि इन्होंने आकर मैं ज़बरदस्ती तो कहना ही कहना है, तो उस वक्त मैं 60 कर दूँगा, 70 कर दूँगा, और उसको फिर भी 30 रुपये बच जाएंगे। तो ये रिफॉर्म्स लेके आने बड़ी ज़रूरी हैं, ताकि जब तक FBR
اور بزنس مین ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو یہ ٹیکس کلیکشن اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے. کم سے کم ٹیکس رکھیں, ان کی ویلیو کم ہو, براڈ بیسڈ ہو اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ ایون جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے بزنس مینوں کے ساتھ مل کے انویسٹ کریں تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ بزنس ہوتی کیسے ہے اور کرتے کیسے ہیں اور پھر کماتے کیسے ہیں اور ٹیکس کیسے دیتے ہیں. دور سے وہ شکاریوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ چڑیا اڑ رہی ہے, اس کو تیر کیسے مارنا ہے, مگر ان کو اگر خود انویسٹ کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. اور بے شک وہ انٹرسٹ پہ بھی انویسٹ کریں یا جیسے بھی انویسٹ کریں, دے شوڈ کم ود سم سالڈ آؤٹ آف دا باکس قسم کی سجیشنز آنی چاہیے. آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ڈبل بھی ٹیکس دے دیا. دس مینس دی جینوئن بزنس مین از ریڈی ٹو پے آل کائنڈ آف ٹیکس. یہ جو ایک لحاظ ہے نا کہ ان کا کہ جی وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ پہلی ریفارمس تو یہ ہونی چاہیے کہ ایوری بزنس شوڈ بی رجسٹرڈ. میں بھی رجسٹریشن کی بات کر رہا ہوں, ٹیکسیشن کی بات نہیں کی ہے. آپ کو اپنا خود بھی نہیں پتا کہ لاہور میں کتنی دکانیں ہیں اور کتنے بزنس ہیں. آپ کو کراچی میں نہیں پتا کتنے ٹوٹل بزنس مین ہیں اور کتنے دکانیں ہیں اور کمرشل ایکٹیویٹی کتنی ہو رہی ہے. تو آپ کس ڈیٹا بیس پہ ٹیکس اکٹھا کریں گے؟ تو آپ کی نیت میں ہی نہیں ہے. ایوری شاپ ایوری تھنگ شوڈ بی رجسٹرڈ فرسٹ اور پھر ان پہ تھوڑا تھوڑا ٹیکس لگائیں, پھر آہستہ آہستہ ان سے ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں اور آپ کا ٹارگٹ بڑھتا چلا جائے. جو امپورٹ کی بات ہو رہی ہے, جو را مٹیریل آپ امپورٹ کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے اس سے. ٹھیک ہے لگژری آئٹم آپ کچھ دیر کے لیے بند کر لیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لگژری آئٹم بند کر دیں. وہ لگژری آئٹم آپ خود پیدا کریں نا. اگر آپ اپنی چاکلیٹ یہاں بنا لیں نا, اس کون سی بڑی بات ہے. اور اسی طرح اس سے ویلیو ایڈیشن ہو, ایکسپورٹ ہو, اور میرے خیال میں قوم پنپ سکتی ہے. ٹو اسٹارٹ ود دس از دا مین سجیشن آئی لائک ٹو گیو. سر ہمارے ساتھ میاں نعمان کبیر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. میاں نعمان کبیر صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سر ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس ریفارمز پہ اور اس میں کس طرح سے پروگریس کی جا سکتی ہے, اور رادر کہ وی cry over split mill کے پچھلی باتیں and all this, what we can do currently and how we can improve it. Thank you so much Ms. Shiva. میرے خیال ہے میرے فاضل دوست سب مجھ سے سینئر یہاں بیٹھے ہیں اور سب نے بہت ہی اہم باتیں کی, ان کے بعد کوئی زیادہ گنجائش نہیں رہ جاتی. لیکن میں ایک دو چیزیں بس ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جس طرح میاں محمد علی صاحب نے فرمایا, تقریباً جی مجھے بھی لاہور چیمبر کے بورڈ پہ 23 سال ہو گئے ہیں جی, اور 23 سال سے ہم یہی ایک سوال ایک دوسرے سے کرتے آ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھ رہا, ٹیکسیشن کا سسٹم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, اور یہی ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کہ یہ معاملات سیٹل نہیں ہو رہے. اس میں اگر ہم میکرو لیول پہ دیکھیں تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس پالیسی وہ لوگ بنا رہے ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ بہت کم ہے. وہ بابو جو سرکاری گھر میں بیٹھتا ہے, جس کے پاس سرکار مفت ملازم ہے گورنمنٹ کے, جس کے یوٹیلیٹی بلز بھی پبلک منی سے ادا کر دیے جاتے ہیں, اور جس کی تنخواہ سے آٹومیٹکلی ایک تھوڑا سا پورشن ٹیکس کا بھی کٹتا ہے, وہ ہمارے سارے بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ٹیکسیشن سسٹم بناتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں عام آدمی کی مشکلات سے گزر رہا. ہم جب عام طور پہ دو ہی باتیں ہیں نا جی, دیکھیں ٹیکس اصل میں حکومت وقت کا ریونیو جنریشن کا سسٹم ہے. جب ٹیکس آئے گا تو حکومت کے پاس وہ پیسے جمع ہوں گے جو کہ عوام کی فلاح پہ خرچ ہوں گے. ٹیکس بڑھانے کے لیے نیٹ دو ہی طریقے ہیں, یا جس طرح میاں محمد علی صاحب نے اور ڈاکٹر ارشد صاحب نے فرمایا کہ جی بزنس بڑھا دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں. لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ جو تھوڑے سے ٹیکس پاکستان میں 20-22 لوگ دے رہے ہیں, باقی 22 کروڑ عوام جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, کہتے ہیں توبہ توبہ. اور ہمارے دوست کہیں ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی ان کو ڈسکریج ہی کرتے ہیں کہ بھائی ٹیکس نہ ہی, اس نیٹ میں جو نہ پھنسے وہی بہتر ہے. یہ نیٹ میرے خیال ایک جال والا نیٹ بھی ہے. یہ لوگ جب تک میرے خیال آپ عوام کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ خدا را ٹیکس
अपना नंबर लें और उनको तसल्ली दिलवाएं कि जी नए आने वाले टैक्स पेयर को कम से कम 5 साल ऑडिट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जितना भी टैक्स देंगे वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। उससे ये होगा कि फौरी तौर पे लोग आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 90% तो आपको पता है इनडायरेक्टली तो हम सब टैक्स पे कर रहे हैं, पानी की बोतल पे भी, चाय की पत्ती पे भी, डायरेक्ट टैक्स पे इशू है, एवरीथिंग पे टैक्स तो इनडायरेक्टली बिजली के बिल की सूरत में भी दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन में लोग इसलिए नहीं आ रहे कि लोग खौफजदा हैं, लोग रिश्वत देने को तैयार हैं। हमारे बहुत से ताजर दुकानदार वो टैक्स वाले को रिश्वत दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें टैक्स नेट में ना लेके आना। इसकी ये वजह है कि उस पर एक खौफ है, इस खौफ को जरूर खत्म करना है। इस खौफ को कैसे खत्म करना है? और काफी देर से हम इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग के इशू है और इस तरह से शिवा ये खत्म तभी होगा जब स्टेक होल्डर को इन्वॉल्वमेंट। मैं बहुत साल पहले कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रेसिडेंट था, तो हम जब सड़कें बनाते थे ना तो हम बोर्ड वहां लिख के लगा देते थे योर टैक्स मनी एट वर्क, कि लोगों को पता लगे कि मैंने जो टैक्स दिया है उससे ये मेरी सड़क पक्की हो रही है, ये मेरी नाली बन रही है। किसी ने कहना मैंने बिजली का पोल नहीं, अच्छा जी आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है इससे इस साल हम प्रॉपर्टी टैक्स की मद में तमाम स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे। लोगों को खुद ब खुद पैदा ये शऊर हो कि हमारा टैक्सेस है वो हम पे खर्च भी हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जितने भी टैक्सेशन सिस्टम बनाया जाए, जो रेवेन्यू टारगेट्स बनाए जाएं, वो बड़े प्रैक्टिकल और फिजिबल भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, हमारे बजट तकरीर में वजीर खजाना साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जीडीपी जो है वो -0.4 होगा और उसके साथ साथ ग्रोथ रेट हमने 2.9 का टारगेट भी दे दिया। भाई ये कैसे मुमकिन है? आप एक जुमले में कह रहे हैं कि -0.4 पे हमने इस साल रहना है और टैक्स हम अपनी ग्रोथ रेट हम दिखा रहे हैं 2.9, ये मुमकिन ही नहीं। 4,962 अरब रुपया जो उन्होंने कहा हम इकट्ठा करेंगे, ला महल्ला आप देखेंगे 2-4 या महीनों के बाद ये अपना टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स रिवाइज कर रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है, लोग कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल है इन तमाम चीजों को कि अगर हुकूमत चाहे टैक्स इकट्ठे करना तो बहुत आसान है। नादरा ने तकरीबन 4 करोड़ लोगों का जो है अंगूठों का निशान और तमाम डाटा नादरा के पास मौजूद है। तो इन्हें कौन रोक रहा है कि इन 4 करोड़ लोगों को टैक्स नेट में ना लाएं? सबको एक एक नोटिस भेजें और उन्हें कहें जी बहुत मेहरबानी आप हमें सिर्फ एक आपसे आप टैक्स नेट में हैं, आपसे हम 100 रुपया हमें देते हैं, 40 अरब रुपया उसी वक्त इकट्ठा हो जाएगा। हमारे मुल्क में 5 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं और आपको पता है कि आप जब मोबाइल फोन की सिम खरीदने जाते हैं तो आपको अपना तमाम बायोडाटा उन्हें देना पड़ता है। तो हुकूमत को यानी कि 5 करोड़ लोगों का तमाम बायोडाटा मौजूद है। बस मेरे ख्याल में कमी सिर्फ और सिर्फ नीयत की है। जिस वक्त नीयत अच्छी होगी तो ये तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। सर नई गवर्नमेंट आई तो हम लोगों ने अस्यूम ये किया कि डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट सिस्टम पॉलिसी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स और ये चीज़ें मिलेंगी। आपको लगता है कि काफ़ी हद तक ये एफिशिएंटली कोई डिफरेंस नज़र आया है या फिर ये कोविड की नज़र हो गया है या कोविड की आड़ में हो गया है? जी बदकिस्मती से हमें डिफरेंस तो नजर नहीं आया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुब्बे को लात रास आ गई। तो इस हुकूमत को तो समहाउ कोविड ने बचा लिया है और उन कोविड के बहाने से हम अपने बहुत से टारगेट्स हमने नीचे कर लिए हैं, वरना तो हमें इंटरनेशनली सपोर्ट तो शायद ज्यादा मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स है और फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, तो दोनों सूरतों में जब इनडायरेक्ट टैक्स तो हम पे कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स के नेटवर्क में क्या लाना लोगों को मुश्किल है? जबकि बहुत से लोगों पे हम बात कर चुके हैं कि रजिस्टर्ड नेटवर्क्स में आ गया, नादरा के पास बहुत सा डेटा मौजूद है, सेलुलर कंपनीज के थ्रू हम बहुत से लोगों को टैक्स नेट में लेके आ सकते हैं। सो क्या वजूहत है कि हम हमेशा वजूहत पेश करते हैं और सॉल्यूशन नहीं डिस्कस हो? देखिए मैंने इसके ऊपर अपने मीडिया हाउस से एक वर्किंग करवाई थी। सिर्फ पाकिस्तान के जो 4 बड़े शहर हैं ना, इसमें तकरीबन 70 लाख दुकानें हैं। अब उन 70 लाख दुकानों का हमने एक ना फर्जी बनाया था, एक ना शैडो कलेक्शन हमने बनाई थी। हमने उसकी बुनियाद ये रखी थी कि 70 लाख दुकानों का ना 2 AC पर शॉप रख लें, उसमें मेगा मॉल भी शामिल हो जाएंगे और मौला बख्श पान शॉप को भी शामिल कर। अब जिस शॉपकीपर की दुकान में 2 AC लगे हैं, उसके घर में भी 4 AC चल रहे हैं, उसके सिर्फ यूटिलिटी बिल्स की जो विद होल्डिंग टैक्स, जिसका मतलब एडवांस इनकम टैक्स FBR में ऑलरेडी जा रहा है। कम से कम वो 70 लाख जो है ना टैक्स पेयर, उनकी FBR जो है ना वो अपने सिस्टम से खुद
उनकी रिटर्न जो है ना वो जनरेट करके उनको घरों में भेज दे शुक्रिया के खत के साथ कि जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुजार हैं और आपने पिछले 3 सालों में इतना इतना टैक्स हमें दे दिया हुआ है, अगले 5 साल के लिए आप हम अपने इसी टैक्स में 10%, 15% कोई भी एक स्लैब Addition. इजाफा करके देते हैं, हम आपसे नहीं पूछेंगे। 70 लाख टैक्स तो आपकी पॉकेट में Makes है। sense. इसके बाद अगली जो कबीर साहब ने कहा भी आपका ये टैक्स जो सिम वाला है वो भी आपका टैक्स बेयर, उसको भी आप रिटर्न भेज दें। अब बाहर की दुनिया में होता है, मैं आई यूज्ड टू गो कनाडा, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मैंने कोई बिजनेस किया हुआ था, सिर्फ मैंने एक वहाँ अपार्टमेंट खरीदा था, टेलीफोन और बिजली के जो गैस के जो उसका मुझे 15, 20, 25, $50 तक के रिफंड के चेक मेरे घर आ जाते थे। और ये सिस्टम ये भी बना सकते हैं, ये सिस्टम बात तो सिर्फ वो तो विल की है, विल टू डू चाहिए। हाँ जी। 70 लाख जो है ना टैक्स पेयर तो आज आपका वो मौजूद है जिसकी एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लाखों में है। जी। लेकिन आप 6 AC का लगा लें आप, एक जो मैंने एवरेज बताई ना 6 AC का विद होल्डिंग निकाल के देख लो सालाना, और लाखों में बनता है। बात तो ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप रास्ता वो इख्तियार करें जिससे न्यूसेंस भी पैदा हो रही है, हेट्रेड पैदा हो रही है, निज़ाम में और टैक्स पेयर में फासला बढ़ रहा है, और वो जो रिटेलिएशन है उसके नतीजे में फिर बाकी सारी इल्स जो है ना वो उसी की बेस पर। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट फॉर FPCCI, आप बड़े क्लोजर टर्म्स में हो जाते हैं इन सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो जब आप गवर्नमेंट के साथ इस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं जहाँ पे आप बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं, वहाँ पे सजेशंस जो हैं वो पेश कर रहे होते हैं, सो उसमें कितना इफेक्टिवली हम कोई ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं या उसमें ईज आउट करवा सकते हैं टैक्स के सिस्टम को? ये देखना, ये वाली जो चीज़ है ना जो मैं अभी बयान की Being on a key post, हाँ, sir. ये भी मैंने उनको दी है, रिपीटेडली मैंने ये दी है, ये मैंने FPCCI के फोरम पे भी जब भी मेरी गुफ्तगू हुई है दी है। मैं अपनी एक जो हमारी FCI है, हमारी ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एसोसिएशन में, उसको भी चेयरमैन, मैं उस हैसियत में भी इनको कहा भी ये टैक्स नेट तो बना पड़ा है, आप पुराने देने वालों को ओवर स्ट्रेस ना करें, ये बाकी आपका मौजूद है, ये ले लें। अच्छा, दूसरी जहाँ तक है ना कलेक्टिव जो रिफॉर्म्स कह लें या सजेशंस कह लें, वो तो जब भी मैं और मियां अंजुम निसार साहब हमारे प्रेसिडेंट, हम जब भी गए हमने पहले दिन से ना एक बात पकड़ी थी, शुक्र है उसका थोड़ा सा हमें कोई मिल गया कि हमने पहले दिन इनसे ये कहा था PM साहब से कि आप कुछ भी करते रहें, जो मर्जी कॉस्मेटिक सर्जरी करते रहें, इसमें फाइन ट्यून कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक आप नंबर 1 मार्कअप और नंबर 2 जो है ना एनर्जी कॉस्ट इसको नहीं करते। तीसरी फिर मैंने कहा था कि आप जब तक एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी को नहीं ना रोकते, इसकी वोलेटिलिटी बोथ साइड किलिंग है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 3 चीज़ों में अभी हम समझे कि अभी तक हम एक में थोड़ा हम समझते हैं कामयाब हुए हैं कि ये जो मार्कअप डाउन आया है हमारा, तो मैं तो 4% कहता हूँ, क्योंकि दुनिया में अब बहुत सारे सेक्टर जिसमें ऑटोमोबाइल टॉप पर है, जीरो रेटेड है। इस वक्त ज़ीरो कहते हैं गाड़ियाँ ले जाएं 5 साल बाद पैसे दे देना उठाओ, वो इसलिए कहते हैं कि मॉडल साल 6 महीने बाद वहाँ हो जाना पुराना। उसके अलावा उनका यह कि जो है ना सेक्टर्स की मोबिलाइजेशन के लिए वो प्रैक्टिकल इंसेंटिव दे रहे हैं, और हमारे अभी भी मेरा तो ये अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो इस वक्त 7% मार्कअप है ना, ये प्री दिस जो भी चल रहा है सिलसिला, इससे पहले वाले 13.25 से भी ये ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन में थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकल जो थी ना इकोनॉमी की मोबिलाइजेशन, अब तो हर चीज़ स्टक हुई पड़ी है, ये 7% भी ज़्यादा है, इसके ऊपर इकोनॉमी मोबिलाइजेशन नहीं होगा। पता क्या होगा, ये कि पैसा जो होगा ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें वारा नहीं है, ये वहां से निकलेगा, बैंकों से निकलेगा और ये प्रॉपर्टी में जाएगा, ये सिर्फ प्रॉपर्टी में जाएगा और जाना शुरू हो गया है। यानी मेरी इतला ये है कि इस वक्त डिफेंस के कुछ फेज हम फेज 7 के तो मुझे कंफर्म रोड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि वहाँ 20 to 25% राइज आ गया है। तो ये देखिए, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस को बुरा नहीं कहता, लेकिन बात है ना कि प्रायोरिटीज होनी चाहिए। प्रायोरिटी देखें, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक पाकिस्तान में ग्रो नहीं करेगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जब तक इंक्रीज नहीं होगी, ये सारे जो है ना मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत बड़े, मैं समझता हूँ बड़े बड़े खतरात को हम दावत दे रहे हैं। महसूस नहीं किया जा रहा कि जितने लोग तंग हैं इस वक्त, जिनके पास रोजगार छिन गया, जिनका लोग जो है ना वायलेंस पे
आने के बॉर्डर लाइन पर है जी, इसको। जी। इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। ये नहीं कि वो आंखें बंद करने से जो है ना वो बिल्ली बिल्ली वहीं चली मौजूद जाती। जी। है, बिल्ली वहीं पर मौजूद है। तो हमें इसको वार फुटिंग पे इन चीज़ों को देखना चाहिए। रिफॉर्म्स बड़ी जल्दी करनी चाहिए, इसमें मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बड़ी ये मेरे तो बड़ी तशवीश की बात है कि 22 महीनों में ये 5वां FBI का चेयरमैन है। एग्जैक्टली। हम क्या इंप्रेशन दुनिया को दे रहे हैं? देखिए बात ये कि ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं होती कि पाकिस्तान में चलो ये FBI के चेयरमैन, दुनिया देखती कि यार इस मुल्क ये तो बनाना Exactly. रिपब्लिक बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर FBI का चेयरमैन हमें 22 महीने में एक नहीं मिल सका जिसको हम 6 महीने चला दें। नहीं, और डॉक्टर साहब इसको गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं कि शायद फेयरनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फेयर प्ले करेगा उसका। देखो नहीं, बात ही है कि मैंने जैसे पहले कहा कि आपके तो फिर सिलेक्शन गलत है आपकी। नहीं देखिए बात है, आपके पास जब टेस्टेड स्ट्रेटजीज मौजूद हैं, वो स्ट्रेटजी के जो फैब्रिकेटर हैं, उसके जो क्रिएटर हैं वो मौजूद हैं। व्हाई डोंट यू अप्लाई दोज ऑलरेडी टेस्टेड पॉलिसीज? वो करें, सारी चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है। मोहम्मद अली मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर इसी बात को थोड़ा सा मैं प्रोसीड करना चाहूंगी कि आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हमारे ये जो इश्यूज आ रहे हैं हाउ वी हैव टू गेट द रेजोल्यूशन। मैं इसको बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ सर बहुत अच्छी और बात बड़े है। गुस्से से देखता हूँ। सर जो बातें अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट ने की है जी टैक्स सिस्टम के जी बारे में जी और जी जो इंक्वायरी की है, जो भी इसमें से खामियां निकाली हैं, सर ये हम 20 साल से ये कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिनके लिए हम कह रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर के लिए, वो हमसे बहुत से आने हैं, बहुत से आने हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। लगी है, 3 की स्कूटी पहनते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने बड़े बड़े इम्तिहान दे के वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और जो मास्टर्स ऑफ ऑल हैं वो। सर बेसिकली उनका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है। रोके ना भी मैं बड़ा मैं नाराज हो गया हूँ मैं सर टैक्स सिस्टम से, आपसे सर नहीं, सर सर कि वो जो वहाँ पे टैक्स पॉलिसी मेकर बैठे हैं, जो FBI के चेयरमैन बैठे हैं, वो कभी ज़कात के सेक्रेटरी के लगेंगे, ज़कात के सेक्रेटरी लग जाएंगे, ज़कात डिपार्टमेंट के, कभी वो चले जाएंगे हाउसिंग के सेक्रेटरी, और कभी चले जाएंगे वो उसके बाद कॉमर्स में सेक्रेटरी, कभी लग जाएंगे वज़ीर ख़ारजा में सेक्रेटरी, और फिर आगे वो FBI चेयरमैन लग जाएंगे। एक तो ये है स्पेशलाइजेशन नहीं है हमारे, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स तो हम हर चीज पे दे रहे हैं। 22 करोड़ आवाम जी, हर जी। जिसके सर, पाँव पानी में की बोतल भी जिसके खरीदने से पहले। पाँव में जूती नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जी, अगर वो खाना पे खा कर रहा रहा है है। वो पे कर रहा है। एक परसेप्शन जो अभी मैं चाहता हूँ क्लियर करना, नुमान कबीर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, जी हमने कह दिया जी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरी पेशा बंदे हैं शुरू में वो पूरा टैक्स दे रहे हैं, और जो कारोबार कर रहे हैं वो टैक्स नहीं देते क्योंकि उनकी डिडक्शन है 100 रुपये, और वो टैक्स वो दे रहे हैं। मैं इसको निगेट करता हूँ। उनकी सैलरी सिविल ब्यूरोक्रेसी की या दूसरी उनकी सैलरी कहाँ से आती है? हमारे कोर्स टैक्सेस से, हमारे टैक्स से आती है। जी जी वो ही टैक्स से जो हमसे कलेक्ट वो सैलरी लेते हैं, जो वो टैक्स कट रहा है उसकी सैलरी से, वो उसका टैक्स कहाँ से हो गया? Exactly. वो भी हमने दिया हुआ है टैक्स। जी सो अल्टीमेटली जो कुछ अभी ये मशीनरी चल रही है हुकूमत की, वो हमारे टैक्स से चल रही है। ये कोई ब्यूरोक्रेसी अपने पास टैक्स नहीं दे रही। वो कारोबार करे, टैक्स बनाए की बात करें ना। हमारी टैक्स दी अकाउंट से उसको 5 लाख तनख्वाह मिल रही है, उसमें से उसके 50,000 कट जानी है, वो हमने दिया है वो उसको। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं जी अब ये टैक्स चोरी करते हैं, करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? ये टैक्स को रिवीजन जो थोड़ी बहुत होती है लाजमी मत क्यों करनी पड़ती है? आप आज एक जो इंडस्ट्री लगाने जाएं, आपने ज़मीन खरीदी है, ओके, और ज़मीन खरीदने की उसको फर्द निकालने का आपने रिश्वत देनी है, आपने रजिस्ट्री करानी है उसमें रिश्वत देनी है, आपने उसके बाद बिल्डिंग का नक्शा पास करना रिश्वत देनी है, आपने बिजली लगानी है रिश्वत देनी है, आपने उसके बाद मशीनरी इंपोर्ट करने रिश्वत देनी है। सर अगर अब एक ये- दफा रोक दे अब रिश्वत ये- देना अब तो ये फिर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना। अब ये रिश्वत के पैसे कहाँ से आएंगे? ये वाइट मनी से तो दे नहीं सकते हैं। तो वो तो वही मनी है जो कि हमें सिस्टम के अंदर रह के करना पड़ेगा हमें।
इसी सिलसिले में सर जो हम सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं अगर हम प्रिपेयर्ड हैं कि हमें ये करना पड़ेगा? नहीं Why don't we take stand? मैं ये कहता हूँ हमारा जो टैक्स सिस्टम है ना, जी जी इसके बारे में बड़े मजे से क्योंकि नुमान साहब हमारे चेयरमैन पे हैं, सो ये कुछ बोर हो रहे हैं कि बड़ी जो है ना वो लाइटर मोड में बातें नहीं जा जी रही, जी तो थोड़ा मैं लाइटर मोड में ले आऊँ। सर टैक्स लाइटर मोड है ही नहीं है, मैं लाइटर मोड में ले आता हूँ कि आज से 25 साल पहले उस्ताद दामन हमारे बहुत बड़े पंजाबी के शायर थे। सर मैं अभी उनकी एक थोड़ा सा जी, दो जी, तीन शेर सुनाता जी, हूँ। please। वो एक आज के दिन भी वही सिस्टम है जो 25 साल पहले उस्ताद दामन ने कह दिया था। इरशाद जी, इरशाद। उस्ताद दामन ने कहा था चांदी सोने ते हीरे दी कान ते टैक्स, अकलमंद ते टैक्स ते नादान ते टैक्स। उस्ताद दामन कह रहा है मकान ते टैक्स, दुकान ते टैक्स, ड्योरी ते टैक्स ते लॉन ते टैक्स। लॉन्च होता है उसमें Yeah. टैक्स। थड़े ते बैठे पहलवान पानी पीन ते टैक्स, देखना वो क्या कह रहा है, या वाटर बॉटल पानी पीन ते टैक्स, रोटी खान ते टैक्स, आप रोटी खाएं, या आए गए मुसाफिर ते मेहमान ते टैक्स, वो भी टैक्स लगा हुआ है, इंजील ते टैक्स ते कुरान ते टैक्स लगा हुआ है, बिल्कुल लग ना जाए दीन ईमान ते टैक्स। और आखिरी उसका जो शेर इसमें है ना वो हंसने वाला है, रोने वाला भी है। ऐसे वास्ते बोलदा नहीं दामन मता लग जाए मेरी जुबान पे टैक्स। आप काम बोला करें टैक्स अब आगे सब मैं तो टैक्स पेयर हूँ ऑलरेडी। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और टैक्स पे कॉम्पैक्ट सी गुफ्तगू करेंगे बिकॉज वक्त की कमी की वजह से शायद हमें चीज़ों को सम अप करना पड़े, बट येस इट्स वेरी की एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले जी डिस्कशन चल रही थी कि टैक्स में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है और ये जो हमारा पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम है इस स्ट्रक्चर में किस तरह से डेवलपमेंट्स मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं PAF के चेयरमैन मियां नोमान कबीर साहब। उनसे पूछते हैं कि सर ये जो टैक्स एडवांस टैक्स की मद में ले लिया जाता है, इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगा पूरी दुनिया में इनकम टैक्स का मतलब होता है पूरा साल आपने जो कमाया है उस इनकम पे टैक्स अदा करें। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां आपसे एडवांस इनकम टैक्स ले लिया जाता है पोर्ट के ऊपर। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो आपसे इनकम टैक्स भी एडवांस ले लिया जाता है कि ख्वाह साल के बाद आपको नुकसान हो लेकिन आप टैक्स पहले ही दे दें। इसी तरह सेल्स टैक्स, अभी आपने प्रोडक्ट सेल नहीं की, अभी आप परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, अभी आपने इंपोर्ट किया, आपके पोर्ट पे पहुंची है, आप उसमें सेल्स टैक्स भी पे कर दें। हालांकि सेल्स टैक्स होना चाहिए जब आप सेल करें प्रोडक्ट। जी जी जी। और आपको बताऊं इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इंपोर्ट जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर पहले लगाया जाता है सेल्स टैक्स, उसके बाद सेल्स टैक्स के ऊपर भी इनकम टैक्स आपसे ले लिया जाता है। ये एक बड़ा ही कम्बरसम प्रोसीजर है। मेरे ख्याल है मियां मोहम्मद अली साहब ने सही फरमाया था कि इसको समझना नामुमकिन है, इतना ज्यादा ये प्रोसीजरल इसके अंदर फ्लॉज हैं। खुदा करे आपकी ये आवाज जौन से इस प्रोग्राम की कोई अरबाब इक़्तिदार तक, कोई FBR तक पहुंचे। और डॉक्टर अरशद साहब तशरीफ फरमा हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फेडरेशन के लेवल पे खुदारा इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स नेट ब्रॉड हो, हम चाहते हैं टैक्स बेस ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़े, लेकिन जिस तरीका कार जो इख्तियार किया जा रहा है इससे नज़र आ रहा है कि हर साल हर आने वाला दिन हम बदकिस्मती से बुराई की तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, जब लोग टैक्स पे करने को तैयार हैं, बिजनेस फोरम्स जो हैं LCCI और अभी करंटली FPCCI भी ये अपने सजेशंस भी दे चुके हैं कि हम इसको किस तरह से मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में लेके आ सकते हैं। गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे नहीं करना चाह रही, वो क्यों उसको डिक्लाइन कर देते हैं हमेशा जो भी सजेशंस दिए जाते हैं, या फिर उसको पेंडिंग में कर देते हैं, पुट इट राइट वे? देखिए अभी जो पहले दोस्तों ने कहा वो एक्चुअली इशू है कि जो टेबल के दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को बेईमान समझ रहे हैं। टैक्स कलेक्शन एजेंसीज जो हैं वो टैक्स पेयर को चोर समझती हैं, टैक्स पेयर जो है वो उनको रिश्वतखोर समझता है। दोनों में इत्तेमाद का इतना ज्यादा फुकदान है
کہ اس لیے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. unless we sit on the same side of the table both of us تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. لشاری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. سر میں چاہوں گی کہ کنکلوسیو ورڈز میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ایکچولی اس سے کیسے نکل سکتے ہیں اور اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. سچویشن میں 70 سال سے ہم اسی ڈسکشن میں ہیں. پالیسی میٹرز, گورنمنٹس آتی ہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹیکسز لگتے ہیں, کمپلیکیشنز آتی ہیں, بزنس فورم سے سجیشنز بھی جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے بٹ اسٹل یو نو دیر از سم تھنگ وچ از لیکنگ, اور پھر ہم وہ بلیم گیم بھی چلتی ہے. ہاؤ وی کین کم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ شاید پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس ہوا ہے پاسنگ ریمارکس میں کہ جب تک پالیسیز کوئی بھی ہوں, چاہے ٹیکسیشن کی کیوں نہ ہو, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کی جائیں گی اور ہر سیکٹر کی ایک علیحدہ نہیں آپ مشاورت کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسیشن جو ہے اسی طرح یہ ہوچ پوچ رہے گی. آپ نے سب کی گفتگو سنی ہے, میرے خیال میں اتنی کمپریہنسو گفتگو ٹیکسیشن پالیسی پہ میں نے کم ہی سنی ہے. اور اگر ہمارا پروگرام جیسے نعمان نے بھی کہا کہ کہیں سنا جاتا ہے, اور سنا جاتا تو ہوگا مگر کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. ہاں, مگر بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس کا جو نعمان صاحب نے بھی کہا کہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور پہلے میں نے بھی کہا وہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں میڈیکل فیسلٹی ہمیں اس طرح سے فری نہیں ہے. اگر کوئی جاب لیس ہو جائے تو اس کو کوئی ہم کمپنسیشن نہیں دیتے. دیکھیں جو دوسرے معاشرے ہیں ان میں یہ ٹیکسیشن کی طرف سے نکلتے ہیں. میٹرنٹی لیو ملتی ہے عورتوں کو, اس میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اب ماڈرن ورلڈ میں تو خاوند کو بھی 6 مہینے کی چھٹی دیتے ہیں کہ ہی شوڈ لک آفٹر ہز فیملی. سو یہ جو لوگوں کو نظر آئے کہ میرے ٹیکس کے پیسے مجھے واپس مل رہے ہیں, ایک بہت بڑا مزے کی بات ہے, جس پہ آج کا پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کہ دیکھیے گورنمنٹ امپلائی جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن دی جاتی ہے. جب بزنس مین ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو کوئی پینشن نہیں دی جاتی, جبکہ اس نے بہت سا ٹیکس جمع کرایا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ جب بزنس مین بھی کچھ نہیں کما رہا ہوتا اور ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے جو اس نے ٹیکس پے کیے ہیں اس میں سے اس کو کچھ منتھلی ملنا چاہیے, تاکہ اس کو بھی ایک طرح کی پینشن ملنی چاہیے. دس از مائی فائنل سجیشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ. آج ہم بات کر رہے تھے پرٹیکولرلی کہ ٹیکس سسٹم میں کیا کمپلیکیشنز ہیں, اس کو ایز آؤٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے اس میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں گورنمنٹ اور بزنس کے دونوں کے پالیسی میکنگ کے پروسیس کے اندر, اس کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ول بی لکنگ فارورڈ کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ ان کو کچھ اور نہیں تو لیٹر آف اپریسیشن ملے, سو دے are encouraged to get more people around and they get the more people into the tax zone, تاکہ جو گورنمنٹ ہے اس کو تو ریونیو جنریٹ ہوگا ہی, لوگوں کو بھی شاید ایک سینس آف کانفیڈنس ملے. جیسا کہ میاں نعمان صاحب نے کہا کہ جو لیک کر رہی ہے چیز وہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ لیول, آئی گیس اٹس مور دین 7 decades, سو ہمیں اس ٹرسٹ لیول کو اب ڈیولپ کر لینا چاہیے رادر کہ ہم ایک مڈ سلنگنگ کی طرف چلتے رہیں. اور آج ہمارے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ بڑی رائزنگ وائس موجود ہیں, ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارشد صاحب, شاید ان کے توسط سے ہم اپنی جو بزنس کمیونٹی کی آواز ہے وہ پہنچا سکیں, اور شاید ہم ایف پی آر اور گورنمنٹ کے ساتھ کچھ اس طرح کی لائزوننگ کریٹ کر سکیں کہ چیزوں کو ایز آؤٹ کیا جا سکے اور ٹیکس میں جتنی بھی بہتری ہو وہ ممکن ہو سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے ہوم. اللہ حافظ.